तो महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें, जहां भारी बारिश के बाद जमकर तबाही मची है, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे में कई सोसाइटी में पानी भरने से लोगों की परेशानियां वहां पर बढ़ गई हैं। कितना नुकसान वहां पर हुआ है, इस आफत के बरसने के बाद आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पुणे में पिछले 3-4 दिनों से जो रात में बारिश का कहर है, उससे हम देख सकते हैं कि शहर के अलग अलग जो हिस्सों में है वो पानी भरा हुआ है। कल रात भी बहुत बड़ी बारिश हुई और ये अतिवृष्टि है या क्लाउड बर्स्टिंग है, ये अलग बात है। लेकिन जो पुणे का कात्रज एरिया है, पद्मावती, अरण्येश्वर या सिंहगड रोड, नरे, आंबेगाव, दांडेकर पुल, दत्तवाड़ी, यहाँ पे सोसाइटी में भी और झुग्गी झोपड़ियों में भी पानी जो है भरा हुआ है। अब तक 4 लोगों बह जाने की खबर है, 3 पुरुष, 1 महिला, 4 लोगों की मृत्यु की खबर फायर ब्रिगेड ने कंफर्म की है। 2 एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी राहत कार्य के लिए आ चुकी है। 2 लोग बहकर गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और ये कोई डैम से पानी बहुत छोड़ा गया नदी में, इसलिए बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बारिश भी हुई है और साथ में जो नाले हैं वो बह रहे हैं। अभी मैं जिस एरिया में हूँ, दत्तवाड़ी परिसर में, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग जो है वो रात भर पानी में थे और अभी दिन में वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ पे लाइट भी नहीं है और जो भी गैस सिलेंडर है, फ्रीज है, वो जो भी बचा हुआ है वो सामान अभी निकालने की जो दिक्कत है वो अभी वो कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहीं पे एक नाला है, उससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि किस तरह से ये बारिश का जो पानी है वो नाले में जाने के कारण, और बहुत सारी जगह पे जो नाले हैं वो मतलब उस पर एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण किया गया है, इसलिए जो पानी है वो घुसा है। तो ये जितना नेचुरल है उतना जो नाले हैं उससे छेड़छाड़ करने की भी वजह है, जिसके कारण लोगों को इन आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये स्थिति बहुत जगह पे है, रिहायशी इलाके में जो बहुत सारी सोसाइटीज़ है, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी में लोग हैं उसमें है, और हज़ारों लोग जो है जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है, उनको जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल से वहाँ पे उनको स्थलांतरित किया गया है। करीब 1000 लोगों की संख्या जो है ये बताई जा रही है। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। पुणे में कई जगह पेड़ सड़क पर टूटकर गिरे हैं, जिससे वहां खड़े स्कूटर और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक इलाके में तो 2 स्कूटर खंभे और दीवार के बीच फंसे दिखाई दिए। भारी बारिश से सोसाइटी में खड़े कई स्कूटर को भी नुकसान पहुंचा है। कल देर रात तक चल रही तेज बारिश के चलते पुणे में काफी नुकसान हुआ है। पुणे के हम कात्रज इलाके में फिलहाल है। कात्रज इलाके का ये बिबेवाड़ी हिस्सा है और बिबेवाड़ी हिस्से में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा रास्ता जो है ये रास्ता बह चुका है, और साथ ही साथ कई सारी जो यहाँ पर सोसाइटी है उन सोसाइटी की कंपाउंड वॉल भी यहाँ पर गिरी है। हम देख सकते हैं ये रास्ते का किसी सोसाइटी का नहीं, पुणे के कई जगह पर कल जल जमाव था। हम अगर बात करें तो हम ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो पार्किंग में लगी गाड़ियों की हालत अभी हुई है। ये सोसाइटी में पार्किंग था और जहाँ तक हम ये पूरा पार्किंग का पिलर देख सकते हैं वहाँ तक रात भर पानी था। इस प्रकार की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही है और फिलहाल यहाँ पर बारिश रुक गई है, लेकिन हालात पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार की हालत रात में थी? और अभी तक कोई आया नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं इधर। और ये जो है ना, ये रिटर्न वॉल करना चाहिए था। ये पूरा ब्रिक वर्क में काम किया है करके ये हो गया है। ये रिटर्न वॉल होना चाहिए था। वो साइड देखो कंक्रीट का वॉल है, उधर कुछ नहीं हुआ। इधर वॉल होता तो कुछ नहीं होता, और अभी तक गवर्नमेंट का कोई आया नहीं इधर से 2-3 गाड़ी बहकी। हम आपको और फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो यहाँ पर जो कात्रज का जू है और उसमें कात्रज का एक तालाब है, और ये तालाब ओवरफ्लो होकर रात में सब पानी आया, जिससे रास्ता पूरी तरह से टूटकर ये रास्ता बह गया। और ये जो है ये एक छोटा सा नाला था, लेकिन ये नाला नदी में तब्दील हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश का असर रेलवे की आवाजाही पर भी पड़ा। वहां घोटी के पास ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से नासिक और मुंबई के बीच रेलगाड़ियों की आवाजाही को कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। इस बीच उधर से गुजरने वाली दुरंतो एक्सप्रेस भी इगतपुरी स्टेशन पर खड़ी दिखाई दी।
तो ये स्थिति जो रेलवे ट्रैक है उसकी आप देख रहे हैं, पानी में डूबी हुई ये ट्रैक नजर आ रही होगी। रेलवे जो है वहाँ कई जगहों पर रोक दी गई ट्रेनें, और उसके बाद रेलवे को भी कहा जा सकता है कि एक फर्क पड़ा है। बारिश के बाद ट्रैक पर पानी भरा आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग जो ट्रेनें हैं या तो उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है, और अगर उनका रूट डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी संभावना नहीं है, तो गाड़ियों को रोका गया है, जिसके कारण भी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप अगर देखेंगे तो लगभग कमर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जिसके बाद अभी पहले तो कोशिश और प्राथमिकता इसी बात की है कि जल्द से जल्द ट्रैक पर जो जमा पानी है, भरा पानी है, उससे निकाला जाए, जिसके कारण रेलवे वहाँ पर अपना काम कर सके और जो ट्रेनें हैं वो सुचारू रूप से चल पाएं। लेकिन ये तस्वीरें किस तरीके की स्थितियां हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नासिक की तस्वीरें देख रहे हैं, कई जगहों पर मंदिर, घर, दुकानें पानी में डूब चुके हैं। बारिश वहां पर हो रही है, गाड़ियों के आने जाने पर असर पड़ा है, ट्रेनें इससे बाधित हुई हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा ट्रैक पर पानी भरा हुआ है किस कदर। और यहाँ आप देखिए, दरअसल नासिक, जहाँ पर मंदिरों का गढ़ इसको कहा जाता है, वहाँ पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, और सबसे ज्यादा प्रभावित रातुआ प्रखंड है, जहां तेज बहाव की वजह से सड़कें बह गईं और लोग तेज पानी के बीच में फंस गए। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल की है। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है, क्योंकि जो रास्ते हैं जैसे सड़क और पुल, ये सब जलमग्न नजर आ रहे हैं। पुल पानी में डूब चुके हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ दिख रहा है, और ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए दिक्कतों से भरा है, चुनौतियों से भरा हुआ है, और इसीलिए लोग अब जहां कहीं भी हैं वहीं रहने के लिए मजबूर हैं। कई जगहों पर जो उनके आशियाने हैं वो आधे आधे डूबे नजर आ रहे हैं। लोग अब अपने घर की छत पर रहने के लिए मजबूर हैं, और बाढ़ के हालात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई नदियां जो हैं वो वहां पर उफान पर हैं, और साथ ही साथ वहां बारिश जो हो रही है उसकी वजह से भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ रायपुर में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। भारी बारिश की वजह से रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया, और एक अंडरपास से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। घुटनों तक पानी में डूबे एक आदमी ने धक्का मारकर अपने स्कूटर को अंडरपास से बाहर निकाला, जबकि पानी की वजह से एक कार भी खराब हो गई, और उसे भी लोगों ने धक्का मारकर वहां से हटाया। इस दौरान एक लड़की अपने स्कूटर समेत अंडरपास में भरे पानी में गिर पड़ी, जिसकी मदद न्यूज़ 18 की टीम ने की। बताया गया कि कुछ वक्त पहले बनाए गए इस अंडरपास में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। रायपुर में हुई बारिश के बाद अंडर ब्रिज का हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि मोआ अंडर ब्रिज में किस तरह के हालात हैं। घुटनों तक पानी भर चुका है, और जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर डूब रही हैं। लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से गाड़ी निकालने? बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, पानी निकासी की व्यवस्था होनी थी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रख दिया गया है, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलता। पानी निकासी के लिए दिया गया है, लेकिन पानी भर रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, और यही हालात वहाँ पे नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से यहाँ पे पहुँची हुई है, और आधी कार यहाँ पर डूबती हुई नज़र आएगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद लोग यहाँ पर से निकल पा रहे हैं, और जिस तरह से लहरें आ रही हैं, गाड़ी निकलना मुश्किल हो गया है। तो यही हालात जो है राजधानी रायपुर में है। स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, लेकिन पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई देती है। कई करोड़ रुपए का ये अंडर ब्रिज बना है, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी खर्चा इस पर किया गया, कई करोड़ रुपए फूके गए, बावजूद इसके पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। और कल रात से जो बारिश हो रही है उसके बाद से ये हालात बने हैं कि पानी घुटनों तक पहुंचा है, और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पानी में डूबे पुल को पार करने के दौरान एक आदमी अपनी बाइक के साथ बहने लगा, जिसके बाद पुल के पास मौजूद कुछ लोग बह रहे आदमी को बचाने के लिए दौड़े और उसे पकड़ा। लोगों ने आदमी को पानी के तेज बहाव में बहने से बचा लिया। बाइक को भी लोग खींचकर बाहर ले आए। तो मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें हैं। दरअसल ये पुल जिससे गुजरने की आदमी अपनी बाइक के साथ कोशिश कर रहा था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसके चलते संतुलन नहीं बना पाया ये शख्स और अपनी बाइक के साथ ही बहने लगा।
गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये शख्स बहने वाला है, दौड़कर उस तक पहुंचे और पहले तो उसे बचाया और बाद में उसकी बाइक को भी खींचकर धीरे धीरे किनारे तक ले आए। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार तेज बारिश ने नदी नाले जो हैं उससे उफान पर हैं। डिंडौरी में कनवा नाले में उफान से पानी पुल के ऊपर बहने लगा और इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बस भी पुल पर खड़ी दिखाई दी। ये दरअसल पानी बहता आप जहां से देख रहे हैं, ये एक पुल है जिसके ऊपर से पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज है। एक वक्त था जब लोग इस पुल को आसानी से पार कर जाते थे, लेकिन आज इसे पार करने से पहले लोग 100 बार सोचते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है यहाँ पर। और इस बात का अंदाजा उन्हें भी है कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। और ऐसे में ये बस सवार जो लोग हैं वो पहले किनारे पर रुककर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है कि लोग इस पुल को इस बहाव के साथ पार कर पाए। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने एक आतंकी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा और इसके पीछे एक बड़ी वजह है हाफिज सईद के आतंकी कारनामों का दुनिया के सामने आना। और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया था, जिसकी वजह से हाफिज के बैंक खाते सीज करने समेत कई और प्रतिबंध लगाए गए थे। और इसके बाद आतंकी हाफिज पर लगाए गए प्रतिबंध को लागू करना पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया। प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद के पेंशन अकाउंट को सीज कर दिया था। अब अगर हाफिज पर किसी भी प्रतिबंध को हटाना हो तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के इजाजत की जरूरत होती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद के जरूरी खर्चों के लिए पैसा निकालने की इजाजत के लिए संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक तरीके से कहा जाए तो आतंकी के लिए गिड़गिड़ा रहा है दरअसल पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल इमरान खान जबकि 27 सितंबर को UNGA एड्रेस करने वाले हैं, वहीं एक दिन पहले ही पाकिस्तान फिर एक बार आतंकवाद के नाम पर एक्सपोज हो चुका है। साफ है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वहीं एक आतंकी की मदद करने के लिए वो UNSC का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हट रहा है। ये साफ कहा जा सकता है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है ना कोई कार्रवाई कर रहा है आतंकियों के खिलाफ, बल्कि उनकी परवरिश भी कर रहा है, उनसे चुनाव भी लड़वा रहा है और यहाँ तक कि उनकी मदद करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंच का दरवाजा भी खटखटा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये बौखलाहट है पाकिस्तान की और दोगलापन है कि FATF ने जिस तरह से ग्रे लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को इस मुद्दे को लेकर कि उसने आतंक की फंडिंग को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो UNSC जाकर हाफिज सईद की मदद करने की गुहार लगाता है। शुक्रिया शैलेंद्र। तो एक तरफ पाकिस्तान आतंकी के खर्चे के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं वो खुद भी कंगाली की कगार पर खड़ा है। और इस बीच पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर एशियाई देशों में सबसे कम 2.8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले ADB ने पाकिस्तान का आर्थिक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान जताया था। इतना ही नहीं, साल 2019-20 में बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर महंगाई का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ADB ने इस साल पाकिस्तान में महंगाई दर 12% तक रहने की उम्मीद जताई है, जो बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान भले ही बदहाल हो गया हो, लेकिन भारत को बार बार परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान खुफिया तरीके से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसके लिए उसने इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर दूर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया है, जिसका पता सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कहूटा की है, जहां 5 साल में चोरी छिपे एक परमाणु प्लांट बनाकर तैयार किया गया। 5 साल पहले इस खाली पड़ी जमीन पर हेलीपैड बनाया जाना था, लेकिन अब वहां परमाणु बम बनाने की साजिश चल रही है। यानी ईरान और उत्तर कोरिया की तरह पाकिस्तान भी खुफिया तरीके से अपना न्यूक्लियर प्लांट बना चुका है। लेकिन अंतरिक्ष में फिट कैमरों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिखा कि पाकिस्तान के कहूटा में खान रिसर्च लैब से महज
800 मीटर की दूरी पर एक नया न्यूक्लियर प्लांट बना है। खान रिसर्च लैब से ही पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पाकिस्तान की परमाणु ताकत बढ़ाने वाला ये खुफिया प्लांट 6 हेक्टेयर में फैला है और इसकी छत को इस तरह बनाया गया है जिससे किसी को कुछ पता ना चल सके। बताया जा रहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान अवैध तरीके से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है। उधर बार बार जंग की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1971 की गलती ना करे वरना पीओके का क्या होगा ये समझ ले। 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। लेकिन पीओके का यदि पाकिस्तान के वजूद को हम स्वीकार करते हैं, तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी हम वजूद को स्वीकार करते हैं। हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जबरन कब्जा कर रखा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हम खाली रखी गई हैं बहनों भाइयों, 24 सीटें खाली रखी गई। वहीं न्यूयॉर्क में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से अब बात करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ऐसे देश से कैसे बात की जा सकती है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, एक बार फिर से महिला पत्रकार बनी है बदमाशों का निशाना। ये मामला दिल्ली के ओखला इलाके का है, जहां पर एक महिला पत्रकार के साथ बेखौफ बदमाशों ने छीना झपटी को अंजाम दिया है। घटना 23 सितंबर शाम की है, जब एक महिला पत्रकार के साथ 2 बाइक सवार बदमाशों ने स्नैचिंग की पूरी घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे घात लगाए बाइक सवार हेलमेट पहने 2 बदमाश पहले खड़े हुए नजर आ रहे हैं और फिर फोन पर कुछ देखते हुए पैदल जा रही एक लड़की का पीछा करने लगते हैं और मौका पाकर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं, जबकि लड़की अपना पर्स सड़क पर ही छोड़कर उनके पीछे भागने लगती है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार महिला पत्रकार निशाने पर हैं बेखौफ बदमाशों के। जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, न केवल महिला पत्रकार बल्कि दिल्ली के आम लोग भी जो हैं वो बदमाशों के निशाने पर हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं, करीबन 8 वारदातें ऐसी हो चुकी जब लोगों की हत्या कर दी गई है या लूटपाट के इरादे से उनके साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। 23 तारीख की ये जो घटना है ओखला की है और इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से घात लगाए जो बदमाश हैं एक लड़की का मोबाइल छीनते हैं और उसके बाद जब लड़की विरोध करती है तो वो मौके से भाग जाते हैं। खुलेआम राजधानी दिल्ली में जो बदमाश हैं आए दिन ऐसे ही लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रेटर क्लास में भी एक महिला पत्रकार के साथ ऑटो में जब वो घर जा रही थी उस दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनके साथ स्नैचिंग की और उसके बाद वो जमीन पर गिर गई। इसके अलावा द्वारका में शूटआउट को गैंगस्टर अंजाम देते हैं। अभी मधु बिहार में एक मर्डर का केस हुआ था जिसमें बुजुर्ग महिला को गोली मार दी गई थी, उस मामले के आरोपी भी अब तक फरार हैं। तो कई ऐसी घटनाएं राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में हो चुकी हैं जिसमें अब तक जो आरोपी है उनका पुलिस पता नहीं लगा पाई है। अक्षरधाम मंदिर के पास भी एक शूटआउट हुआ था पुलिस मुठभेड़ के साथ, उसमें भी जो बदमाश है वो पुलिस को गट्टा देकर मौके से फरार हो गए। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब ये दूसरा मामला महिला पत्रकार के साथ छीना झपटी का, हमले का। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली के द्वारका इलाके में 24 सितंबर को हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जो नंदू गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें साफ दिखा कि गाड़ी में बैठे प्रॉपर्टी डीलर पर हेलमेट लगाए एक बदमाश लगातार गोलियां चलाता दिख रहा है। इस बदमाश से बचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन ये बदमाश वहां खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर चढ़ गया और भाग रहे प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करता रहा। बताया जा रहा है कि आरोपी के एक रिश्तेदार की प्रॉपर्टी विवाद नरेंद्र ने पिटाई की थी और इसी का बदला लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। यह आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां पहुंचा और अपनी गाड़ी में आग लगा दी। यही नहीं, आदमी ने लोगों को डराने के मकसद से हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की वजह से आसपास के दुकानदारों में दहशत मच गई और उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई। जिस वक्त खुलेआम फायरिंग की जा रही थी वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस ने जब उससे कुछ पूछा तो वो आदमी पिस्तौल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया, जबकि हंगामा करने वाले आदमी और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पहले इन्होंने बताया महिला इनकी वाइफ है, बाद में बताया बहन है, और अब जो चीज़ निकल के आ रही है ये पता चल रहा है कि महिला बता रही कि मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ और इन्हीं संबंधों को किसी कारणों को लेकर कल इनकी शादी टूट गई थी। जो चीज़ प्रकाश में आई है उसी से खिन्न होके या उसी चीज़ से आक्रोशित होके आज इसने इस तरह की चीज़ करी है जो कि पूरी तरह पारिवारिक चीज़ों को लेकर है। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में कॉलेज छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में सभी छात्र एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। दोनों ओर से जमकर डंडे और लात घूंसे चले। झड़प में कई छात्रों के कपड़े भी फट गए। एक आदमी लड़ रहे छात्रों को शांत कराता दिखाई दिया। काफी देर तक समझाने के बाद लड़कों के बीच की इस लड़ाई को रुकवाया जा सका। उधर गुजरात के अहमदाबाद में एक बस ने स्कूटर पर जा रहे एक बुजुर्ग आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा एक चौराहे पर हुआ। टक्कर लगते ही बुजुर्ग आदमी बस के सामने सड़क पर जा गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद लोग आदमी की तरफ दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि जिस आदमी को बस ने टक्कर मारी उसे गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि वो भी खतरे से बाहर है। तो तस्वीरें अहमदाबाद गुजरात की हैं, जहां पर एक बस ने दरअसल स्कूटर पर जा रहे एक बुजुर्ग आदमी को ये जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ये आदमी उछलकर सड़क पर जा गिरा। जिसके बाद वहां जो लोग मौजूद थे वो दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। हालांकि लोगों ने जो बस ड्राइवर है उसको भी पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस आदमी को बस ने टक्कर मारी है उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वो खतरे से फिलहाल बाहर है। लेकिन किस तरीके से ये बस स्कूटर पर जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मारती है, घटना वहां पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई, जिसपे दिख रहा है कि बुजुर्ग जो है टक्कर लगने के साथ ही काफी दूर तक उछल जाता है, गिरता है, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़ते हुए उस शख्स के पास पहुंचते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में गहरे समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों के जाल में एक बड़ी व्हेल शार्क फंस गई। 100 किलो से ज्यादा वजनी ये व्हेल शार्क मछुआरों के हाथ भरदक इलाके में लगी, जो बेहद विशेष प्रजाति की बताई जा रही है। खबर है कि मछुआरों ने इस विशेष प्रजाति की व्हेल शार्क को चेन्नई के कारोबारी को 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो ओडिशा के भुवनेश्वर की तस्वीरें, गहरे समंदर में मछली पकड़ने दरअसल ये मछुआरे गए थे, लेकिन उनके हाथ ये 100 किलो से ज्यादा वजनी की व्हेल शार्क मिली। मछुआरों ने हालांकि बताया कि विशेष प्रजाति की व्हेल है और उसके बाद इस व्हेल को चेन्नई के कारोबारी को 7.5 लाख रुपए में बेच भी दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ लोगों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई के बाद उसके हाथ बांधकर ऑटो में घसीटा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि पहले तो कई लड़कों ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी लात घूंसों से और डंडों से पिटाई की और बाद में उसके हाथ बांधकर उसे ऑटो में डाल दिया। इस दौरान तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ते ऑटो से लड़के का सिर और हाथ ऑटो से नीचे लटकता रहा। वहीं पुलिस ने मामले में पीड़ित लड़के को विक्षिप्त बताया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ऑटो में किस तरीके से बांधकर बेरहमी से पिटाई शख्स की गई है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पहले तो कई लड़के उसे जमीन पर गिराकर पीटते दिखते हैं, लात घूंसों से, डंडों से। उसके बाद उसका हाथ बांधकर उसे ऑटो में डाल दिया जाता है। उसके बाद घसीटते हुए तेज रफ्तार से ऑटो आगे बढ़ने लगती है और इस लड़की का सिर और हाथ ऑटो से ऐसे ही नीचे लटकता रहता है। तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई के बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। पंजाब पुलिस ने अपने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। इसके साथ ही अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त करने के भी निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा बीएसएफ के डीजी आज पंजाब बॉर्डर के इलाके का दौरा करेंगे और ड्रोन से हथियार सप्लाई किए जाने के मामले में सरकार के बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। अक्रॉस द बॉर्डर वो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी बहुत स्मॉल है अभी, तो इतनी जो हमको ना ज़्यादा चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो भी ड्रोन इस तरफ आएगा एयरफोर्स और आर्मी की कैपेबिलिटी के साथ गिराया जाएगा।
उधर बार बार जंग की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1971 की गलती ना करे, वरना पीओके का क्या होगा ये समझ ले। 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। लेकिन पीओके का यदि पाकिस्तान के वजूद को हम स्वीकार करते हैं, तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी हम वजूद को स्वीकार करते हैं। हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जबरन कब्जा कर रखा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हम खाली रखी गई हैं बहनों भाइयों, 24 सीटें खाली रखी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए लताड़ लगाई कि मुद्दों को अलग करके देखना बहुत मुश्किल है और आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो रात को आतंक फैलाए और दिन में हम क्रिकेट खेलने लग जाएं। It's very difficult in real life to separate issues. If the dominant narrative of a relationship is of terrorism, suicide bombings, violence, then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. The one message I don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day. And unfortunately, that's the message I would give if I were to. For me, the issue is not do you talk to them, don't you talk to them. Of course, I mean, everybody wants to talk to the neighbor. The issue is how do I talk to a country that is conducting terrorism and which frankly I would say follows a policy of implausible deniability. That, they do it, they kind of pretend they don't do it. महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे में भारी बारिश से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता हो गए हैं। तो वहीं तेज बारिश से पुणे में कई सोसाइटी में पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ और पोल गिरे पड़े हैं, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुणे में सैलाब में एक गाड़ी नाले में अटकती दिखाई दी। भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। बारिश वहां पर बहुत जबरदस्त हुई, जिसके बाद ये स्थिति वहां बन बैठी है। गाड़ियां जो हैं वो उल्टी नजर आएंगी आपको। वहां सड़कों पर कई जगहों पर दरारें सी भी दिख रही हैं और वाहनों को वहां खास तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा है। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश जो कि तबाही लेकर आई, कई इलाकों में आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि पुणे में किस तरीके के हालात बने होंगे। पानी के साथ ही वहां पर कॉलोनियों के बाहर आप देखिए कूड़े भी वहां जमा हो गए हैं। जो नीचे जहां पार्किंग थी वहां पर पानी जब पहुंचा है तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ गाड़ियों पर गिरे हैं, जिससे गाड़ी काफ़ी डैमेज हुई है। बारिश के बाद वहां हालात काफ़ी बिगड़ गए। पुणे के सहकार नगर इलाके में जो स्टेट बैंक कॉलोनी है वहाँ का ये दृश्य है। हम देख सकते हैं कि जो बारिश का कहर है बाढ़ का, उसने कितना नुकसान पहुंचा है इस कॉलोनी में। जो नाला है बाजू में, उसमें से जो पानी आया वो पूरा घुस गया इस कॉलोनी के अंदर। और हम देख सकते हैं कि जो कंपाउंड वॉल से काफ़ी कंपाउंड वॉल पे कचरा जमा हुआ है। कई सारी कंपाउंड वॉल यहाँ पे हम देख सकते हैं गिर भी चुकी है और लोगों के घर में भी पानी घुसा। और जो लोगों के 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स है उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। हम अगर देख सकते हैं कि इतनी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स कागज़ के पत्ते की तरह बह गई। यहाँ पे देख सकते हैं हम कार के नीचे जो बाइक से एक्टिवा वो दबी हुई है। और पूरे इस इलाके में ये जो स्टेट बैंक कॉलोनी है सहकार नगर, इसमें कई जो जानवर है उनकी भी जानें चली गई। बाजू में झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ भी लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। और ये जो रिहायशी इलाका है जिसमें ज़्यादातर बंगलोज़ है, अपार्टमेंट्स है, और वहाँ भी लोगों का भारी नुकसान हो चुका है। हम बात करेंगे कितने बजे ये बारिश शुरू हुई? 11 बजे चालू हो गई। और क्या क्या नुकसान हुआ? ये बहुत सब वाल, सब दीवार, ये सब गिर गए। सब पानी बहुत भीड़ से पानी आया। घर के भी अंदर पानी घुसा? और सब पूरा बस्ती में ज़्यादा पानी गया।
और लोगों को तकलीफ हुआ, अंदर बंगले में भी पानी सब। ये हम देख रहे हैं इतना 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स इनका भी बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। कोई आया आपको पूछने के लिए? कोई नहीं अभी तक आया है, एम्बुलेंस नहीं, कोई नहीं कोई आया यंत्र ने कोई नहीं, सरकारी यंत्र ने अभी तक तो नहीं है। हम देख सकते हैं क्या स्थिति होगी रात को जब ये बारिश हुई और जो बाढ़ आई उसने जो तबाही मचाई। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्हीकल्स है कॉलोनी के वो पूरे बह गए और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लोगों का यही कहना है कि अब तक उनका हाल पूछने के लिए कोई यहाँ पे पहुँचा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल करंदीकर के साथ अद्वैत मेहता, न्यूज़ 18 इंडिया, पुणे। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तस्वीरें आपने देखी, पुणे में कई जगह पेड़ जो है वो सड़क पर टूटकर गिर गए और वहां खड़े स्कूटर और गाड़ियों को उससे काफी नुकसान पहुंचा। एक इलाके में तो 2 स्कूटर खंभे और दीवार के बीच में फंसे दिखाई दिए। भारी बारिश से सोसाइटी में खड़े कई स्कूटरों को नुकसान पहुंचा है। 2 व्हीलर आप देखिए 4 व्हीलर के ऊपर किस तरीके से गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ भी आपको टहनियां जो है वो वहां नजर आ रही होंगी। और तेज बारिश के बाद दरअसल ये स्थिति वहां पर बनी है। जो मोटरसाइकिल हैं वो देखिए आप उल्टी दिख रही हैं, पलटी हुई नजर आ रही हैं। और भारी बारिश के बाद ये हालात वहां पर बिगड़े हैं। ये 2 स्कूटी आप देखिए दीवार और खंबे के बीच में 2 स्कूटियां फंस गई। कल देर रात तक चल रही तेज बारिश के चलते पूना में काफी नुकसान हुआ है। पूना के हम कात्रज इलाके में फिलहाल है। कात्रज इलाके का ये बिबेवाड़ी हिस्सा है और बिबेवाड़ी हिस्से में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा रास्ता जो है ये रास्ता बह चुका है। और साथ ही साथ कई सारी जो यहाँ पर सोसाइटी है उन सोसाइटी की कंपाउंड वॉल भी यहाँ पर गिरी है। हम देख सकते हैं ये रास्ते का किसी सोसाइटी का नहीं, पुणे के कई जगह पर कल जल जमाव था। हम अगर बात करें तो हम ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो पार्किंग में लगी गाड़ियों की हालत अभी हुई है। ये सोसाइटी में पार्किंग था और जहां तक हम ये पूरा पार्किंग का पिलर देख सकते हैं वहां तक रात भर पानी था। इस प्रकार की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर बारिश रुक गई है लेकिन हालात पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार की हालत रात में थी? और अभी तक कोई आया नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं इधर। और ये जो है ना ये रिटर्न वॉल करना चाहिए था। ये पूरा ब्रिक वर्क में काम किया है करके ये हो गया है। ये रिटर्न वॉल होना चाहिए था। वो साइड देखो कंक्रीट का वॉल है, उधर कुछ नहीं हुआ। इधर वॉल है तो कुछ नहीं होता। और अभी तक गवर्नमेंट का कोई आया नहीं इधर। इधर से 2-3 गाड़ी बहकी। हम आपको और फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो यहाँ पर जो कात्रज का जू है और उसमें कात्रज का एक तालाब है और ये तालाब ओवरफ्लो होकर रात में सब पानी आया जिससे रास्ता पूरी तरह से टूटकर ये रास्ता बह गया। और ये जो है ये एक छोटा सा नाला था लेकिन ये नाला नदी में तब्दील हो गया है।